हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेरी वेरी फाइन। तो आपके दोस्त मेंटोर ACCA CMA मोहित अग्रवाल वेलकम करते हैं आप सबका। बच्चों, आज लेके आया हूं बड़ा ही इंपॉर्टेंट एग्जाम सपोर्ट। तो आ गई है लेटेस्ट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की एग्जामिनर रिपोर्ट फॉर मार्च जून 2025। तो जानेंगे आज के बच्चों ने क्या गलतियां करी, एग्जामिनर का खुद का क्या ओपिनियन है कि कौन से क्वेश्चन बच्चों को टफ लगे मार्च जून में। हम वो गलती रिपीट नहीं करेंगे, अपकमिंग अटेम्प्ट में सेम मिस्टेक नहीं करनी है। भाई गलतियां तो होंगी, इंसान है, गलतियां करेंगे, बट गलतियां नहीं करेंगे पुरानी नहीं। तो इन गलतियों से सीखो और कुछ नई मिस्टेक करो, और हो सके तो ना करो। ठीक है बच्चों, तो बिना किसी डिले के, बिना किसी टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हमारी मार्च जून 2025 की एग्जामिनर रिपोर्ट विद मोहित सर। क्या है सर? तो मेरे दोस्त, पहली तो बात आती है सेक्शन ए की। बारी बारी सारे सेक्शन का संधि विच्छेद करते हैं, है ना, समझते हैं क्या है बातें हर सेक्शन में। एग्जामिनर कहता है सेक्शन ए में सिर्फ 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जो बच्चों को टफ लगे। 3 सेक्शन होते हैं अपने एग्जाम में, ए होता है, बी होता है, सी होता है बाबू। तो सेक्शन ए के 4 क्वेश्चन बच्चों के होश उड़ा गए। क्या है, क्या अपने बच्चे भी थोड़े मुश्किल में फंसे होंगे इन क्वेश्चन में या नहीं? देखें भाई, देखना तो चाहिए, हर चीज समझनी चाहिए। इशू किसी के साथ भी आ सकता है। तो देखो क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 1। कौन से टॉपिक से आया बच्चों? तो पहला ही क्वेश्चन हमारा आया है IFRS 16 से, लीजेस से। अच्छा, तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, IFRS 16 तो हमें आता है अच्छे से। तो फिर कैसे चैलेंज हो गया बच्चों के लिए? फोर क्वेश्चन कैसे चैलेंज हो गए? कहता है फेजर कंपनी हैज लीज्ड मोटर व्हीकल। अच्छा, लीज पे क्या लिया है? मोटर व्हीकल यानी कार एटसेट्रा। लैपटॉप लिया है, मोबाइल फोन लिया है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। फेजर कंपनी हैज नो अदर लीज। अच्छा, ये 3-4 आइटम उसने लीज पे लिए हैं, तो छोटे मोटे से आइटम लग रहे हैं, देखते हैं, बात करते हैं। मोटर व्हीकल को छोड़ दिया जाए तो लैपटॉप, मोबाइल फोन, तो इतने बड़े आइटम हम नहीं मानेंगे। क्या कहता है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिकॉग्निशन एग्जम्पशन आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16 लीजेस। अरे रिकॉग्निशन एग्जम्पशन बच्चों, ऑप्शनल एग्जम्पशन की बात कर रहा है। तो याद है किसी को, अपन क्लास में डिस्कस करते हैं किन दो केस में ऑप्शनल एग्जम्पशन मिलती है, और एग्जम्पशन ये मैंडेटरी है या ऑप्शनल है, किन दो केस में मिलती है। अगर याद है तो आंसर कर पाओगे, और अब इस टाइम पे याद नहीं है तो फिर कब याद करोगे? जाने के बाद। क्या फायदा, जब वो चले जाएंगे तब तुम याद करोगे, अभी हैं तो याद करो ना। क्या है? विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रिकॉग्निशन एग्जम्पशन आर करेक्ट इन अकॉर्डेंस विद IFRS 16? A lease that has term of 12 month or less must be expensed on straight line system basis over the lease term. भाई कहता है वो कि अगर 12 महीने से कम हो तो SLM मेथड लगाओ। बिल्कुल ठीक बात है, एक कंडीशन जिसने पढ़ी है बिल्कुल ठीक है कि यार 12 महीने से कम होना चाहिए। ट्राई कर लो आंसर, खुद से ट्राई कर लो, मैं डिस्कस कर रहा हूं सॉल्यूशन, एज्यूमिंग कि आप पॉज करके एक बार ट्राई कर चुके हो। देखो आप भी गलती करते हो, नहीं करते हो। तो पहला ऑप्शन है कि यार 12 महीने से कम की लीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। SLM मेथड से आपको उसको एक्सपेंस करना है, बिल्कुल करना है, कोई दिक्कत नहीं है, ये कहता है लॉ। बट यहाँ पे ये गड़बड़ है, ए आंसर करेक्ट नहीं है, और ये मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर था बच्चों का एग्जामिनर के अकॉर्डिंग। रीजन बीइंग ये मस्ट और मे का डिफरेंस बच्चों को नहीं पता। एग्जाम्शन को बोलते हैं ऑप्शनल एग्जाम्शन, और यहां लिखा है मस्ट, तो इसको ठीक करके आ जाते हैं। अरे ये तो चॉइस है, लो वैल्यू एग्जाम्शन IFRS 16 ने चॉइस दी है। मर्जी, मर्जी समझते हो, जिंदगी में चॉइसेस खत्म हो गई हैं सर, जो मिलता है वो एक्सेप्ट कर लेते हैं, समझते हैं जो मर्जी उसकी वही अर्जी हमारी सर। ऐसा नहीं है बच्चों, चॉइस है, मे है, मे। अभी से कहां जिंदगी से परेशान हो रहे हो, अभी तो शादी होना बाकी है। नहीं, a lease that has a term of 12 month or less may be expensed on a straight line। मे अरे मे बिल्कुल ठीक है, ऊपर और नीचे में सिर्फ मे, मस्ट और मे का फर्क है, बिल्कुल ठीक बात है। ऑप्शनल एग्जाम्पशन है, 12 महीने से कम है आप ले सकते हो। जिसकी भी लाइफ 12 महीने से कम है, वैल्यू नहीं देखेंगे, लाइफ देखेंगे। दो चीज देखते हैं, वैल्यू या लाइफ, वैल्यू या लाइफ। लाइफ ज्यादा है, अगर लो वैल्यू है तो चल जाएगा, वैल्यू ज्यादा है, लाइफ कम है तो चल जाएगा। दोनों में आपको ये ऑप्शन मिलेगा, मे है। फेजर कंपनी कैन अप्लाई एग्जाम्पशन फॉर लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट टू ऑल न्यू लीज। कहता है सारी की सारी नई लीज पे, नहीं ऐसा नहीं बोला। कहता है फेजर कंपनी कैन अप्लाई एग्जाम्पशन फॉर लो वैल्यू अंडरलाइंग एसेट्स टू ऑल इट्स न्यू लीज।
तो भाई मेरे, इसने लैपटॉप भी खरीदा है, मोबाइल फोन भी खरीदा है और मोटर व्हीकल भी खरीदी है। आप सबको लो वैल्यू कैसे मान सकते हो? चलो एक बार को माना कि लैपटॉप, मोबाइल फोन, प्रिंटर एटसेट्रा, इन सबको, टैबलेट्स को हम लो वैल्यू में कंसिडर कर लेंगे। बट मोटर व्हीकल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड खुद एग्जांपल देता है कार का। कार की वैल्यू व्हेन न्यू, और लो वैल्यू में भी आप कौन सी वैल्यू देखते हैं? ये नहीं सेकंड हैंड वैल्यू देखते हैं, जब वो नई थी तब क्या वैल्यू थी। तो कार भी यहाँ पे नहीं आ सकती। फेजर कंपनी बड़ा प्रोमिनेंट सा सी है जो बहुत अट्रैक्टिव लगेगा, मुझे जो लगता है। बच्चा सोचेगा कि हाँ यार सब पे लग सकती है लो वैल्यू एग्जेम्पशन, जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ ही रहा है तो मतलब तीनों लो वैल्यू सेटिस्फाई करते होंगे। नहीं नहीं, खुद से एज्यूम नहीं करना है, सब पे लो वैल्यू नहीं लगा देनी है। मोटर व्हीकल पे तो स्पेसिफिकली, कार कैसे लो वैल्यू हो सकती है, मोटर व्हीकल कैसे लो वैल्यू हो सकती है? आजकल तो बच्चों लैपटॉप, मोबाइल फोन भी नहीं हो सकते, बट हम जनरल बात करें, एक्सेप्शनल चीजों की बात नहीं कर रहे, तो ये नहीं होगा। The election for lease for which underlying asset is of low value can be made on lease by lease basis। बिल्कुल इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। भाई ग्रुप का क्या चक्कर है? बारी बारी देखो, हर इंडिविजुअल लीज पे अपना रूल लगाओ, लीज बाय लीज चेक करो। ऐसी तो कोई कंडीशन नहीं है कि ग्रुप ऑफ लीज पे लगानी है कंडीशन, ग्रुप ऑफ एसेट्स पे लगाना है। तो ठीक है बिल्कुल, द इलेक्शन फॉर लीज फॉर विच अंडरलाइंग एसेट इज ऑफ लो वैल्यू कैन बी मेड ऑन लीज बाय लीज बेसिस। मेरी मर्जी, इस पे लगाऊंगा ऐसा नहीं, एक पे लगा दिया तो सब पे लगाऊंगा। रिवैल्यूएशन मॉडल, कॉस्ट मॉडल वाली बात नहीं है कि एक पे लग गया तो सब पे। कोई जुर्म थोड़ी है, कोई सजा थोड़ी है। भाई जिससे प्यार हुआ उससे हुआ, जिससे नहीं हुआ नहीं हुआ। हर किसी से थोड़ी प्यार हो जाएगा, समझेगा? हाँ सर, बात तो समझे। तो ये बच्चों, और एग्जामिनर भी देखो बहुत अच्छे से आपको ये बातें बताता है। वो क्या कहता है? करेक्ट आंसर, RBND as exemptions are not mandatory. A lease that has a term of 12 months may be recognized measured as lease. For lease that have an underlying asset of low value, the exemption may be applied based on each individual lease. Where candidate go wrong, देखो बहुत अच्छी एनालिसिस, पढ़ा करो इन एग्जामिनर रिपोर्ट्स को, आपके सपोर्ट के लिए आई है, और इसको खुद भी रीड करो। एग्जामिनर कितना अच्छा बोलते हैं कि बच्चे ने कहाँ गलती करी। अब ये अपन को, आपको कैसे पता चल सकता है बिना एग्जामिनर के? पेपर तो वही चेक कर रहा है, तो उसको पता है कि बच्चे, मेजॉरिटी ऑफ वर्ल्ड से बच्चे दे रहे हैं और मेजॉरिटी ऑफ बच्चा इस क्वेश्चन में फंसा है, तो आप भी फंस सकते हो। बट आपने खुद देखो, क्या यहाँ पे फंसने वाली चीज है? क्या ये बहुत डिफिकल्ट है? क्या अपन क्लासेस में इसको कवर नहीं करते हैं? क्या सर इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं? मोर देन हाफ ऑफ कैंडिडेट इनकरेक्टली सिलेक्टेड है, बिलीविंग लीज एग्जाम्पशन टू बी मैंडेटरी। कैसे भाई? जो मैंडेटरी है वो जिंदगी में मैंडेटरी नहीं होता तुम्हारे लिए। भाई पढ़ना तुम्हारे लिए मैंडेटरी है, तुम उसको ऑप्शनल मानते हो, और जो ऑप्शनल है वो तुम्हारे लिए मैंडेटरी है। यही तुम गलती यहां भी कर गए। ध्यान कहाँ है? इन अ जनरल वाइड रेंज ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ आंसर द कैंडिडेट मे हैव गेस्ड आंसर। तो भाई जाएंगे मार्क्स, लुटाओगे? लुटाना नहीं है भाई, लुटाने के लिए तैयार रहते हैं हमारे बच्चे, दिल हो या आंसर एग्जाम में मार्क्स हो। 2-2 मार्क्स की कीमत जानते हो नहीं जानते हो? अच्छा, थोड़ा कैलकुलेशन लेवल पे भी गलती है, वो भी कंसोलिडेशन का कैलकुलेशन। बताओ, गलती करो भी तो वहां करो ना जहां कोई गुंजाइश हो। मैच द करेक्ट अमाउंट, मैच करना भी दिखाऊंगा मैचिंग, पहले पढ़ लेते हैं। आफ्टर कंपनी एक्वायर्ड 80% ऑफ बेंच कंपनी ऑर्डिनरी शेयर ऑन 1 Jan व्हेन बेंच कंपनी रिटेन अर्निंग वर 4.2 million। अच्छा, अब अफर कंपनी मेजर्ड द नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट अ फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ एक्विजिशन व्हिच वाज 3.2 million। ठीक है, सब कुछ दिया हुआ है। होल्डिंग कंपनी का डाटा दिया हुआ है, होल्डिंग कंपनी ने कितने रुपए की रिटेन अर्निंग, कितनी परसेंटेज ली, एनसीआई 20% हो गया, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग, रिवैल्यूएशन सरप्लस, याद रखना रिवैल्यूएशन सरप्लस दिया हुआ है 2.6 का। बेंच कंपनी रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ 2.6 एरोज पोस्ट एक्विजिशन, तो सारा का सारा पोस्ट एक्विजिशन के बाद ही आया है, प्री एक्विजिशन कुछ भी नहीं है। मैच द करेक्ट अमाउंट, तो क्या कहता है? ऐसी क्या मैचिंग ये बोल रहा है कि जो बच्चे कर नहीं पाए। इतनी तकलीफ कैसे हो गई बच्चों को? ठीक है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। बताता है कितना रिवैल्यूएशन सरप्लस आएगा और नॉन कंट्रोलिंग टिक करना है, मैच करना, मतलब मैच द करेक्ट अमाउंट। तो रिवैल्यूएशन सरप्लस में से जो फिगर निकल के आएगी उसको मैच कर लेना। देखें कैलकुलेशन लेवल पे कैसे करोगे। तो मेरे दोस्त, कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कितना जाएगा? तो अफर कंपनी 80% है, बेंच कंपनी के साथ रिटेन अर्निंग 4.2 मिलियन, अफर कंपनी मेजर नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट एट द डेट 3.2 मिलियन। तो
इसकी रिटेन अर्निंग कितनी है 7.6 एंड 4.2, तो इससे पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट निकाल लोगे भाई, दोनों की रिटेन अर्निंग अपन को गिवन है। और ध्यान रखना रिवैल्यूएशन सरप्लस की भी बात है यहाँ पे भाई, तुम्हारी खुद की रिटेन अर्निंग तो पूरी की पूरी आएगी, तुम्हारा खुद का रिवैल्यूएशन सरप्लस तो पूरा का पूरा 100% आएगा, ठीक है। और ये 7.6 मत लेना, 7.6 आपका ईयर एंड का है, 4.2 पोस्ट एक्विजिशन लेना, 7.6 माइनस 4.2, तो जो आपकी फिगर आएगी दोनों को माइनस करके कितनी आई 3.4 आई। इसका क्या लेना है आपको 80%, भाई 20% तो एनसीआई को जाएगा, इसका 80% ही लेंगे, बिल्कुल ठीक बात है सर। रिवैल्यूएशन सरप्लस बात कई बार बच्चे इसको गलत ले लेते हैं, इसमें गलतियां कर देते हैं। एग्जामिनर ने भी यही बात पॉइंट आउट करी कि 2.6 में बच्चों ने बहुत गलती करी। अरे एक बात बताओ, सब्सिडरी का रिवैल्यूएशन सरप्लस भी तो गेन ही है, चाहे गेन तुम रियलाइज्ड कहो चाहे अनरियलाइज्ड कहो, बल्कि अनरियलाइज वर्ड भी ठीक नहीं है। रिवैल्यूएशन गेन तो वो गेन है जहां पे हमारी इंटेंशन क्या है, इसको अभी रियलाइज करने की नहीं है, इंटेंशन हमारे एसेट को सेल करने की नहीं है, बिजनेस में यूज करने की है, बट जो गेन है वो बुक में हमने रिकॉर्ड किया, इसलिए इस गेन को अलग से शो कर रहे हैं। तो एक बात बताओ, कल को जब असेट बिकेगा और रियल में गेन आएगा तो भी दोनों का है, एनसीआई का और होल्डिंग का, तो आज भी दोनों का है, तो इसमें से भी तो आप 80% ही दोगे ना पेरेंट को। भाई अमिताभ जी और अभिषेक जी में अमिताभ जी को 80% ही मिलेगा, इसका भी बच्चा इसका क्या कर रहा है 2.6 का पूरा पूरा दे दे रहा है पेरेंट को, पूरा पूरा नहीं, एनसीआई का हिस्सा इसमें भी है, मालिक तो वो भी है भाई, हर गेन लॉस में एनसीआई का और पेरेंट का हिस्सा है। बस एक बार अपन नहीं लेते जब गुडविल पार्शियल गुडविल होती है, एनसीआई को प्रोपोर्शनेट मेथड में लेते हैं, तो उस केस में हमारी जो इंपेयरमेंट आती है वो सारी पेरेंट बियर करता है, वरना हर गेन लॉस में दोनों का बराबर हिस्सा है, चाहे वो रिवैल्यूएशन से हो चाहे पोस्ट एक्विजिशन हो। क्लियर है बात सर की सब बच्चों को? कैलकुलेशन लेवल पे एक बार देख लेते हैं बच्चों जल्दी से। तो क्या कहता है, रिवैल्यूएशन सरप्लस ऑफ पेरेंट 2.2 एंड 2.6 का 80% लिया है रिवैल्यूएशन सरप्लस में, ठीक है। 2.6 का 80% लेना है, याद रखना, पूरा नहीं 2.6 का। और नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, अच्छा हमसे रिवैल्यूएशन सरप्लस का बैलेंस पूछा और एनसीआई पूछा था, रिटेन अर्निंग नहीं पूछा था, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो 3.2 मिलियन की फेयर वैल्यू हो जाएगी भाई। एनसीआई हम कैसे निकालते हैं, अपन ने पढ़ा ना स्टेप 4, एनसीआई एट डेट ऑफ एक्विजिशन प्लस एनसीआई का हिस्सा पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में प्लस एनसीआई का हिस्सा रिवैल्यूएशन में। तो पहला तो पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट में एनसीआई का हिस्सा कितना पड़ेगा 20%, पोस्ट एक्विजिशन प्रॉफिट कैसे निकाला दोनों को माइनस करके, और 20% हिस्सा एनसीआई को आप रिवैल्यूएशन का भी दोगे 2.6 का। तो ये कैलकुलेशन देख लेना, तो ये माइन्यूट माइन्यूट से मिस्टेक नहीं करनी है, यहां नहीं फंसना है यार, ये कैलकुलेशन लेवल में तो कुछ है ही नहीं, एनसीआई की कैलकुलेशन यहाँ पे गलती सब ने, बस मैं जानता हूँ कहाँ की होगी, बाकी चीजें सबको समझ आती हैं, जिसने प्रैक्टिस नहीं करी वही नहीं समझ सकता इसको बिल्कुल, ये तो बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है। हाँ रिवैल्यूएशन में बच्चा फंस जाता है, बट ऐसे रिवैल्यूएशन के तो बहुत पॉइंट है एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं, तो ये गलती कोई नई गलती है क्या? देखो इससे पहले वाली गलती भी कोई नई गलती नहीं है और ये वाली भी कोई नई गलती नहीं है, जिसने पास्ट प्रैक्टिस किया है वो तो इस गलती को नहीं करके आएगा, और 50% से ज्यादा बच्चे अगर इन गलतियों को कर रहे हैं तो वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस को लैक ऑफ प्रैक्टिस के लिए शो कर रहा है। आप माई एग्जाम परफॉर्मेंस देखोगे तो ऑलरेडी आपको वो बात समझ आएगी। ठीक है सर, यहां तक बात समझ आती है। तीसरा क्वेश्चन ये क्या है भाई, देखो जल्दी जल्दी सर के साथ। Dillard and Ribbon Company are competitor within same industry and are in inflationary economy, inflationary, जैसे अपन कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, इन्फ्लेशनरी डेली भाव बढ़ते रहते हैं भाई, उनके भाव डेली बढ़ जाते हैं, आज कुछ है तो कल कुछ है, अपर फ्रीज लगा रहता है, कोई स्टॉप लॉस ही नहीं है, हमारा तो लॉस ही लॉस है। तो बच्चों समझो कि इन्फ्लेशनरी इकोनॉमी है, मतलब प्राइसेस बढ़ रहे हैं, टू कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसीज आर कंसिस्टेंट एक्सेप्ट फॉर इन्वेंट्री एंड प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ड्यूरिंग द डिलग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो कंसिस्टेंटली हायर देन, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी हायर है रिबन से, बहुत अच्छा क्वेश्चन। रेशियो एनालिसिस का एनालिटिकल पार्ट टेस्ट किया है सेक्शन ए में, बताओ सेक्शन सी में सर हमसे रेशियो नहीं होता, यहां सेक्शन ए में भी टेस्ट कर लिया, ये जुर्म नहीं है तो सर क्या है भाई, उनकी हर खता माफ है, कुछ नहीं कर सकते आप।
शिकवा भी खुद ही से, शिकायत भी खुद ही से करना है आपको। भाई क्या कर लोगे, मानो उनकी वरना दोबारा आओ। तो बात को समझ लो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो इसकी ज्यादा है डिलक की। अरे डी तेरी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो आर से ज्यादा है, डी की ज्यादा है आर से, ऐसा क्यों? तो भाई मेरे अपन को ये बताना है कि टू कंपनी अकाउंटिंग पॉलिसी एक्सेप्ट, कहता क्या क्या रीजन है, क्या अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से, बच्चे समझ नहीं पाए इस क्वेश्चन को सबसे ज्यादा, तो अकाउंटिंग पॉलिसी की वजह से अगर चेंज आ रहा होगा तो किसके प्रॉफिट पे आ रहा होगा? अकाउंटिंग पॉलिसीज की वजह से क्या प्रॉफिट ज्यादा तो नहीं आ रहा या रिबिंग का कम तो नहीं आ रहा? बात करते हैं। यूजिंग फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड rather than weighted average method for calculating cost of inventory। ओहो, डिलग एक फीफो यूज करता है और एक वेटेड एवरेज, भाई इसी का प्रॉफिट ज्यादा होगा फिर तो। अगर ये फीफो यूज कर रही है और ये यूज कर रहा है वेटेड एवरेज, एवरेज कॉस्ट मेथड, एवीसीओ, और इन्फ्लेशनरी अकाउंटिंग है, इन्फ्लेशनरी टाइम है, तो किसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा? भाई फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पुराना माल पहले निकालोगे, सस्ता माल पहले निकालोगे। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो जो सस्ता माल पहले निकाल रहा है मतलब पुराना माल पहले निकाल रहा है, समझ लेना, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जिंदगी में पहले आया वो पहले जाएगा, तो पुराना माल सस्ता होगा, नया माल महंगा होगा, क्योंकि इन्फ्लेशन है। भाई नई चीज और महंगी आ रही है ना, हर दिन रेट बढ़ते जा रहे हैं, इन्फ्लेशन का मतलब। तो पुराना मैंने माल सस्ता निकाला तो मेरी कॉस्ट कम आ रही है, कॉस्ट कम आ रही है तो प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है। एवीसीओ तो नए और पुराने का एवरेज लेता है, तो इसमें तो कॉस्ट फीफो से तो ज्यादा ही आएगी, फीफो से तो ज्यादा ही आएगी बाबू। एवीसीओ क्या कर रहा है? एवीसीओ मान लो पहली बार मैंने सामान लिया 10 का, फिर लिया 12 का, फिर लिया 15 का, तो हर बार मेरा पैसा सामान महंगा होता जा रहा है, 10 12 15। फीफो कहता है सामान 10 का लिया पहले, तो अपन पहले 10 का निकालेंगे, तो फीफो 10 का, जब सामान की वैल्यू 10 रुपए पे कर रहा है तो कॉस्ट फीफो में कम आ रही है। फीफो में जब पॉलिसी की वजह से फीफो में कॉस्ट कम आ रही है, रियल में कॉस्ट कम नहीं है, फीफो की वजह से कॉस्ट कम आ रही है, और कॉस्ट कम आई तो मार्जिन ज्यादा आ रहा है, प्रॉफिट ज्यादा आ रहा है, क्योंकि प्राइसेस बढ़े जा रहे हैं, वो पुराने प्राइसेस में पहले वैल्यू कर रहा है। और दूसरा एबीसीओ क्या कहता है, इन तीनों की एवरेज लेंगे, तो तीनों की एवरेज लोगे तो 10 से तो ज्यादा ही आएगी। मैं एवरेज कॉस्ट मेथड क्या कहता है, सारे जितने भी प्राइसेस हैं उन सबकी एवरेज करके वैल्यूएशन करो कॉस्ट की, कॉस्ट ऑफ सेल की, और कॉस्ट ऑफ सेल की वैल्यूएशन से मार्जिन में फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा? आपने कॉस्ट ऑफ सेल को वैल्यू कर दिया ज्यादा तो आपका प्रॉफिट तो गिरेगा ही, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे फर्क तो पड़ेगा। तो इसलिए एवीसीओ और मतलब डिलग और रिबे में डिलग का प्रॉफिट शायद इस वजह से ज्यादा आ रहा हो। दूसरा, यूज ऑफ कॉस्ट रेदर देन रिवैल्यूएशन मॉडल। अरे सर कैसे क्वेश्चन है, एक यूज कर रही है कॉस्ट मॉडल और एक रिवैल्यूएशन मॉडल। अरे देखो, दो जनों के प्रॉफिट में डिफरेंस ना पॉलिसीज की वजह से नहीं होना चाहिए, तभी तो अपन कहते हैं लाइक बाय लाइक कंपैरिजन। दोनों की परफॉर्मेंस की वजह से आप कंपेयर करो, पॉलिसीज की वजह से थोड़ी। दोनों परफॉर्म कैसा कर रहे हैं उसके बेस पे आपको देखना चाहिए, पॉलिसीज तो अकाउंटिंग को मैनिपुलेट करने वाली बात है। तो लाइक बाय लाइक पॉलिसीज करने के बाद ही आप रियल परफॉर्मेंस को कंपेयर कर सकते हैं, वरना तो ये एक इल्यूजन है, मैनिफेस्टेशन है अकाउंटिंग पॉलिसी का। और यहां ये वाला तो और भी खतरनाक पॉइंट है सोचने के लिए। कहता है एक जना कॉस्ट यूज करता है, एक जना रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करता है। तो डीलर कंपनी अगर कॉस्ट यूज करती है तो बाबू मेरे इसका प्रॉफिट ज्यादा आएगा या रिबिम का ज्यादा आएगा? और बहुत सिंपल आंसर है इसका, जो कंपनी कॉस्ट यूज करती है उसका डिप्रिसिएशन कम आएगा। जो कंपनी रिवैल्यूएशन यूज करती है, रिवैल्यूएशन मॉडल यूज करती है, उसका डिप्रिसिएशन ज्यादा आएगा। भाई कॉस्ट मॉडल और रिवैल्यूएशन मॉडल पे आप असेट को फेयर वैल्यू पे दिखा रहे हो। आपका असेट मान लो 10 करोड़ का है, मार्केट वैल्यू 15 करोड़ की है, 10 करोड़ पे डिप्रिसिएशन कम आएगा, और डिप्रिसिएशन कम आएगा तो प्रॉफिट ज्यादा आएगा। और वेयर एज आप रिवैल्यूएशन मॉडल लगा रहे हो तो आपका प्रॉफिट मेरे दोस्त ज्यादा आएगा कम आएगा? कम आएगा, क्योंकि आपका डिप्रिसिएशन 15 करोड़ पे लग रहा है। तो आई बात समझना। और रिवैल्यूएशन का हमेशा मतलब रिवैल्यूएशन गेन मानना, लॉस नहीं। भाई रिवैल्यूएशन को हमेशा क्या एज्यूम करेंगे अपन? गेन एज्यूम करेंगे, जब तक कि बोला ना हो। सर बात तो समझ आ गई हमें, तो यही समझना बच्चा, गेम इन्हीं बातों को समझने का है। देखो क्या कहता है हमारा एग्जामिनर, धीरे धीरे चलते हैं एग्जामिनर की बातों पे, पढ़ लेते हैं। The correct answer for both statement is D company. Okay. Dealer company will have comparatively lower cost of sale. The first in first out method, inflationary पढ़ लेना है खुद से।
जो मैंने बताया वही वेटेड एवरेज मेथड के लिए वही बात जो आपको नंबर्स में एक्सप्लेन करी, थ्योरी में लिखी हुई है। डीलर कंपनी विल हैव कंपेरेटिव लो डेप्रिसिएशन यूजिंग कॉस्ट मॉडल टू कैलकुलेट। देखो वेयर डिड कैंडिडेट गो रॉन्ग, ये पढ़ लेते हैं अपन। तो देयर वाज वैरायटी ऑफ कॉम्बिनेशन प्रोवाइडेड, ओके, which suggests that perhaps candidates did not know how to approach the question and guessed at what correct answer could be. In such question, candidate should always be break down component of the ratio to check. तो तगड़ी बेइज्जती कर रहा है एग्जामिनर, कह रहा है, कहता है इतने कॉम्बिनेशन थे ना आंसर के, इतने कॉम्बिनेशन थे कि समझ ही नहीं आ रहा था कि कोई लॉजिक लगा भी सकता है या कोई लॉजिक लगाया भी है नहीं लगाया, तुक्के मारे हैं, गैस वर्क किया है। कहता तुक्केबाज आते हैं हमारे पास, आते हैं लगाते हैं तुक्के, इतने कॉम्बिनेशन बिना तुक्को क्या नहीं सकते, कोई सेट लॉजिक हो तो भाई कोई बंदा लॉजिक, जैसे पिछले क्वेश्चन में उसने बोला कि सबने ए चूज किया, उन्हें लगा कि ऑप्शनल नहीं है मैंडेटरी है इसलिए ए चूज करा। चलो एक किसी चीज के पीछे एक धारणा तो है, एक बिलीफ सिस्टम तो है कि भाई नहीं वो मे नहीं मस्ट है। कहता है यहां तो कोई धारणा कोई कुछ है ही नहीं, लेके आए कॉइन उछाला, ले भाई ऐसे ना करो बच्चा, प्रोफेशनल लेवल एग्जाम है, सस्ते एग्जाम नहीं है, पैसे दे के जा रहे हो, फ्री में एग्जाम देने जा नहीं रहे हो, भंडारा लगा नहीं है कि खा पी के जो मन किया खाया फेंका, थोड़ा लिया थोड़ा खा लिया और आके आ गए। ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को समझो कि भाई गेस वर्क करके रट्टेबाजी करके नहीं होगा, कंपोनेंट को ब्रेक डाउन करो, हौले हौले क्वेश्चन को समझो। डीलर कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, एक कंपनी ए का ज्यादा है, कंपनी बी का कम है, तो कंपनी ए का प्रॉफिट ज्यादा क्यों है? क्योंकि कंपनी ए अपनी कॉस्ट को कम दिखा रही है फीफो मेथड से, कंपनी अपनी कॉस्ट को कम दिखा रही है कॉस्ट डेप्रिसिएशन कम लगा के। थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, एक चाल ज्यादा सोचनी पड़ेगी सामने वाले से, तभी जीत पाओगे। ऐसे ही थोड़ी चेस खेलते हो ना। चलो सर बात यहां तक तो समझ आ गई। एक लास्ट क्वेश्चन सेक्शन पे आ गए। चलो बहुत अच्छा, मेरे साथ अभी तक बने हुए हो, मतलब मजे ले रहे हो, मजा आ रहा है पढ़ने में, मस्ती हो रही है सर के साथ, फील ले रहे हो पूरी प्रॉपर। ये क्या आ गया? ओहो, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का क्वेश्चन। ये तो आधे छोड़ के ही जाते हैं, ऐसे ही छोड़ के जाते होगे आप कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, हालांकि अपन क्लास में करते हैं कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। अब जो छोड़ के गया है उसको कौन रोक सकता है ना? जिसको पकड़ोगे वो साथ रहेगा, जिसको छोड़ दोगे वो चला जाएगा। क्या दिक्कत है? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में है क्या यार, जो आप रीड भी नहीं करने का टाइम मिलता आपको, आधे घंटे का टॉपिक भी नहीं है, इसको छोड़ने की आपकी हिम्मत हो कैसे जाती है यार, मैं समझ नहीं पाता। इतने अच्छे अच्छे नोट्स मार्केट में अवेलेबल है, मेरे हैं, वैसे ही कितना सारा कंटेंट अवेलेबल है, उसके बाद अब आधे घंटे की चीजें छोड़ जाते हो, कोई सेंस ही नहीं है। बच्चा कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल, 2 मार्क्स, कितने बच्चे 48 से फेल होते? नहीं होते, 49 से फेल होते हैं, ये 2 मार्क्स डिफरेंस नहीं क्रिएट कर सकते। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड कंसेप्ट फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग आर ट्रू। कहते हैं कौन सी बात फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए बाबू ट्रू है? इट असिस्ट ऑल पार्टी टू अंडरस्टैंड, हाँ बिल्कुल सारी पार्टी को असिस्ट करता है। इसमें क्या, इसमें मैं बिना पढ़े भी आंसर टिक कर दूंगा। आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड तो खुदा है, सबकी मददगार है, मदद करता है। अपन को क्या है, आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सबके लिए बने हुए हैं सर, ठीक है। इट डज नॉट ओवरराइड एनी आईएफआरएस, कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क डज नॉट ओवरराइड आईएफआरएस और एनी रिक्वायरमेंट। बिल्कुल कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क ओवरराइड नहीं कर सकता, स्पेसिफिक है। कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क जनरल है, आईएफआरएस स्पेसिफिक है, और स्पेसिफिक विल ऑलवेज ओवरराइड जनरल। बल्कि कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क कुछ कहता है और आईएफआरएस कुछ कहते हैं तो आईएफआरएस का चलेगा बाबू। और ऐसे कई एग्जाम्पल भी हैं, IS 37 एटसेट्रा। फिर तो ये गलती हो गई, पढ़े या ना पढ़े, ऐसे मत करना। इट इंट्रोड्यूस एनहांसिंग, अच्छा कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क 2 क्वालिटी की बात करता है, जल्दी से बोल देना अगर याद है तो। कौन सी 2 क्वालिटी है? नहीं पता, देख लो फिर, यहीं फंसने वाले हो। बुलाती है मगर जाओगे भाई, तुम जाओगे, मानोगे थोड़ी। वो कहते हैं ना, मैं कदे लाख बंद करें जमाने वाले, शहर में कम नहीं आंखों से पिलाने वाले। तो बात समझो बच्चों, क्वेश्चन में कितनी भी आपको बात बता दी जाए कि गलती नहीं करनी, फिर भी इसके जाल में, इसकी आंखों में फंस जाते हो। और फंसना नहीं है, देखो बेटा, जो यहां से ऊपर उठ पाएगा ना, जो क्वेश्चन से ऊपर उठ पाएगा वही जिंदगी में ऊपर उठ पाएगा, वही इस एग्जाम से ऊपर उठ पाएगा। ऐसे ही थोड़ी रैंक आ जाएगी, ऐसे ही थोड़ी ACCA मेंबर बन जाओगे, एफिलिएट बन जाओगे, ऐसे ही थोड़ी बड़े बड़े पैकेजेस पे लैंड अप कर जाओगे। कुछ तो हमने भी लगाया होगा, कुछ तो उन्होंने भी करा होगा जो आज यहाँ पे पहुंचे। तो शाहरुख ऐसे ही नहीं शाहरुख बन गया। तो बात को समझो,
इट इंट्रोड्यूस एनहांसिंग क्वालिटी। अरे कौन सी दो क्वालिटी है बाबू? कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क फंडामेंटल कहता है और एनहांसिंग कहता है, मुझे याद आ गया। फंडामेंटल मतलब बेसिक क्वालिटी, फंडामेंटल में क्या था? रेलिवेंस एंड मेटेरियलिटी, और एनहांसिंग क्या था? फ्री फ्रॉम एरर, अंडरस्टैंडेबिलिटी, वेरीफाइबिलिटी, वो सारी बातें करता है। तो कहता है इट इंट्रोड्यूस एनहांसिंग क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक, बिल्कुल ठीक बोल रहा है अभी तक। अरे रेलिवेंस एंड फेथफुल, ये तो फंडामेंटल क्वालिटी है, एनहांसिंग थोड़ी है, एक्स्ट्रा थोड़ी है। फंडामेंटल क्वालिटी है रेलिवेंस एंड फेथफुल। रेलिवेंस का क्या मतलब था? कि जो इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है वो दिखाओ। रेलिवेंट मतलब मटेरियल हो, मैग्नीट्यूड उसका बड़ा हो, फेथफुल, लॉयल। इट इंट्रोड्यूसेस मेटेलिटी एज एन एंटिटी स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ रेलिवेंस बेस्ड ऑन नेचर ओनली। ओनली ओनली गलत। ऐसा नहीं है कि वो मेटेलिटी को या रेलिवेंस को सिर्फ नेचर के बेस पे कहता है कि कोई चीज नेचर के बेस पे देखो रेलिवेंट है कि नहीं। नो नो नो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी ये नहीं कहता कि ओनली बिकॉज ऑफ रेलिवेंस वी विल डिसाइड। उसने अमाउंट को भी इंपॉर्टेंस दी है, मैग्नीट्यूड को भी इंपॉर्टेंस दी है। सो देयर लॉट ऑफ अदर फैक्टर ऑल्सो टू डिसाइड वेदर समथिंग इज रेलिवेंट और नॉट। कुछ इन यूजर के डिसीजन को चेंज करेगी या नहीं करेगी। इफ आई इन्फो कैन चेंज द यूजर डिसीजन, इट इज रेलिवेंट. But how to decide it is relevant or not? There are a lot of factors. You have to check metallicity, you have to check magnitude, you have to check the nature, amount, etc. So how can you say that only nature will decide the relevance of the transaction? No, no. That whether it will be reported or not. Wrong. So both these parts are wrong. But again, since most of the students has fallen in the trap of this question, it means we are lacking somewhere in the basic sense which required in this paper. तो वो डेवलप करो। तो ये तो हमारी कहानी थी किसकी? आजा भाई, ये तो कहानी थी हमारे दिल की, सेक्शन ए की। तो ये सेक्शन ए तक की बात हुई। अब बात करते हैं सेक्शन बी की। यहां भी कुछ क्वेश्चनों ने माया जाल रचा हुआ था बच्चों के लिए। क्या चुना क्या है सेक्शन बी से, जरा देखें। कहता है सेक्शन बी टेस्ट कैंडिडेट नॉलेज ऑन सेवरल ऑफ आईएफआरएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मोर डेप्थ देन सेक्शन ए। कहता है कि ये ज्यादा डेप्थ में टेस्ट करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नॉलेज सेक्शन ए से। मतलब सेक्शन ए में तो अगर आईएफआरएस 16 पे क्वेश्चन आएगा तो एक आएगा, बट यहाँ तो आईएफआरएस 16 पे आएगा तो 5 क्वेश्चन आएंगे, तो और डिटेल में टेस्ट करता है ये। With 3 case question with worth 10 marks, each case contain 5 2 marks objective test question. We have selected case that examined IS 41, IS 2 and IS 8. क्या क्या है ये? छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछ रखे हैं। देखो ये नहीं पूछे हुए। लीज में भी क्या पूछा है? ऑप्शनल एग्जामिशन। पढ़ाएंगे सेल लीज बैक, पढ़ाएंगे राइट टू यूज, पढ़ाएंगे प्रेजेंट वैल्यू, और पूछेंगे क्या? इन्वेंटरी देख लो, एग्रीकल्चर। जिनकी कहीं वैल्यू नहीं है उनकी यहाँ वैल्यू है, देख रहे हो। एग्जामिनर को भी पता है कि बच्चा कहाँ पे ध्यान नहीं देके जा रहा। हाँ पूछा बड़ा बेसिक बेसिक सा है, ऐसा नहीं पूछ रहा कि बहुत टफ चीज पूछ ली उसने। तो वहां पे इसको पूरे मार्क्स मिलेंगे एग्जामिनर को। तो एक सिनेरियो आपके सामने दिया हुआ है, जल्दी से देख लेते हैं, कर लेना इस एग्जामिनर रिपोर्ट को खुद से। टिम्बर कंपनी मेंटेन थाउजेंड्स ऑफ एकर्स ऑफ लैंड ऑन विच इट ग्रोज ट्री। ओके, जमीन पे ट्री ग्रो करते हैं, बहुत अच्छा काम करते हो टिम्बर कंपनी। विच आर लेटर हार्वेस्टेड बाय कटिंग डाउन। अच्छा ट्री है, ट्री को काट देते हैं, फिर वो हार्वेस्टिंग कटिंग कर देते हैं, ठीक है। ट्री को आपका एग्रीकल्चर एक्टिविटी IS 41 आ गया ना, तो वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस की बात करता है, हार्वेस्टिंग की बात करता है, बायोलॉजिकल एसेट्स की बात करता है। 3 पार्ट में बात करता है ना, बायोलॉजिकल एसेट, हार्वेस्टेड और आफ्टर हार्वेस्टिंग। तो ठीक है, ट्री है अपना, बायोलॉजिकल एसेट हो गया, लिविंग प्लांट एंड एनिमल हो गया। टिम्बर कंपनी प्राइमरी सेल्स अनप्रोसेस्ड हार्वेस्टेड ट्री। ओके ओके, हार्वेस्टेड अनप्रोसेस्ड, प्रोसेसिंग नहीं करता, मतलब IS 2 में आता ही नहीं है, अनप्रोसेस ही बेच देता है, ठीक है। अभी तक IS 41 में ही है। इन मार्च 2013 टिम्बर कंपनी हार्वेस्टेड 8 लाख क्यूबिक मीटर स्क्वायर ऑफ ट्री। इन सबसे घबराना मत, 56 मीटर पर स्क्वायर जो भी है, एम क्यूब। The sale price of 75 per meter cube and selling cost are 3 per meter cube. As a byproduct, timber company sells 750-liter bags of processed wood chips at a price of $185 per bag. The wood chips are resultant of processing the harvest tree. तो बिल्कुल ही बढ़िया फील दे रहा है क्वेश्चन, हमें पहुंचा रहा है एक अलग ही दुनिया में। चलो देखें, क्वेश्चन तो पढ़ लिया अपन ने। पहला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स भरने, बताओ।
IAS 41 की रीडिंग भी लगा रखी होगी ना, एक बार खोल के भी देख के गए होगे ना एग्जाम से एक दिन पहले, तो इस क्वेश्चन को कर लोगे। Using the token to ensure that following statement are correctly describe agriculture produce or biological asset in accordance with IAS 14. 1. Agriculture produce को क्या बोला? Agriculture produce is dash of the entity dash. Agriculture produce is the dash of the entity dash. क्या भरूं भाई यहाँ पे? ऑप्शन क्या है? लिविंग एनिमल और प्लांट, बायोलॉजिकल asset, harvested produced, organic produced, inventory derived from chemical, manufacturing process. क्या करोगे इसका आंसर? बायोलॉजिकल एसेट इज, क्या है बायोलॉजिकल एसेट? लिविंग एनिमल और प्लांट, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इन्वेंटरी ड्राइव फ्रॉम केमिकल, बायोलॉजिकल एसेट, हार्वेस्टेड और ऑर्गेनिक प्रोड्यूस। समझना है बच्चों इस फंडे को, अगर इस फंडे को नहीं समझे तो दिक्कत है। देखो क्या कहता है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, ध्यान रखना क्या है? हार्वेस्टेड, अपन ने बोला ना 3 पार्ट में, हार्वेस्टेड ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट। अरे अपन ने जिक्र करा तो देखो बात को समझो, बायोलॉजिकल एसेट, बायोलॉजिकल एसेट आपका क्या है भाई? बायोलॉजिकल एसेट आपके लिविंग एनिमल और प्लांट को कहते हैं हम। तो ट्री आपका बायोलॉजिकल एसेट हो गया, जो ट्री है आपके पास वो क्या हो गया? बायोलॉजिकल एसेट हो गया। अब इस ट्री से आप क्या कर रहे हो? इस ट्री को जो हार्वेस्ट कर रहे हो, इसकी कटिंग कर रहे हो, वो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। फिर उस पर प्रोसेसिंग कर रहे हो, उसको इन्वेंट्री बना के, चिप्स बना के बेच रहे हो, वो इन्वेंट्री हो गया। तो बायोलॉजिकल एसेट और एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का डिफरेंस समझ लो भाई। आपने जैसे फॉर एग्जांपल बात करें, काऊ है, काऊ का मिल्क है, तो काऊ तो बायोलॉजिकल एसेट हो गई, कैटल बायोलॉजिकल एसेट हो गई, उसका दूध एग्रीकल्चर प्रोड्यूस हो गया। और भाई उसके दूध से आपने चीज बनाया, मक्खन बनाया, मलाई बनाई, जो बनाया वो क्या हो गई? प्रोसेसिंग हो गई, वो प्रोसेसिंग का पार्ट हो गया, वो इन्वेंट्री में चला जाएगा। तो IAS 41 दो चीजों पे बात करता है, बायोलॉजिकल एसेट पे और प्रोड्यूस पे। जैसे आपके ग्रेप्स होते हैं, ये टी बुशेस होती हैं जिनसे चाय पत्ती बनती है, ये सब आएगा बच्चा इस कैटेगरी में। बहुत वाइड कैटेगरी है। बायोलॉजिकल एसेट में सिर्फ आपके बियरर प्लांट नहीं आते, वो IAS 16 में जाते हैं, जो प्लांट मशीनरी की तरह फ्रूट, जिन पे आप फ्रूट प्लग करते हो, जो मैंगो ट्री हो गया, बनाना ट्री हो गया, ये सब नहीं आते। बाकी सब आएंगे, एक्सेप्शन है। तो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज द हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, वर्ड क्या यूज किया है? हार्वेस्टेड प्रोड्यूस, हार्वेस्टेड ऑफ द एंटिटीज बायोलॉजिकल एसेट। और बायोलॉजिकल एसेट को क्या बोला? अ बायोलॉजिकल एसेट इज अ लिविंग, या तो एनिमल होगा या प्लांट होगा। आपकी गाय, भैंस, बकरी सब इसमें आ जाएगी। प्लांट में क्या आ जाएगा आपका? तो ये सारा आ जाएगा आपका लिविंग एनिमल, और प्लांट में ये ट्रीज आ जाएंगे एक्सेट्रा। तो द ट्रीज आर देयर फॉर बायोलॉजिकल एसेट एंड दे बिकम एग्रीकल्चर प्रोड्यूस व्हेन हार्वेस्टेड, मतलब उनकी कटिंग कर देते हो तो वो हार्वेस्टेड हो जाते हैं। या ट्री से कई बार हम रबड़ निकालते हैं, लेटेक्स निकालते हैं, लेटेक्स से रबड़ बनाते हैं, तो वाइट सा जो घोल निकालते हैं उससे, तो वो भी एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में आ जाएगा। एग्जाम्पल ऑफ बायोलॉजिकल एसेट इंक्लूड डेयरी कैटल, दूध वाली गाय, टी बुशेस, ये जो आप देखते हो मूवीज में, भाई मूवीज में देखते हो ना, बड़े बड़े बागान होते हैं, जैसे असम में बड़े बड़े बागान है, उन बागानों में लोग जा रहे हैं, वहां से या पहाड़ों के ऊपर ये लगती है टी बुशेस, वहां से तोड़ी जाती है, फिर उनकी प्रोसेसिंग की जाती है। टी बुशेस या फ्रूट ट्री, हालांकि इसको एक्सेप्शन में डाला हुआ है बियरर में, यहाँ इसकी अकाउंटिंग IAS 41 में नहीं होती। कैंडिडेट परफॉर्म्ड वेल ऑन दिस क्वेश्चन, चलो वेल है तो फिर अच्छी बात है। ऑर्गेनिक प्रोड्यूस सब पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। IAS 41 को भी नहीं छोड़ के जा सकते भाई, बच्चे पूछते हैं सर इंपॉर्टेंट बताओ, लो बता दिया इंपॉर्टेंट, मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट आएगा ये सब, तो देख लो भाई। इन अकॉर्डेंस विद IAS 41 एग्रीकल्चर, हाउ शुड ईच क्यूबिक मीटर ऑफ हार्वेस्ट ट्री मेजर्ड एट 31st? अरे फेयर वैल्यू पे मेजर करते हैं, इसमें क्या पूछ रहे हो भाई? ऐसी क्या खता हो गई कि ये भी हम आंसर नहीं कर पाएंगे? बाकी से अपन को मतलब ही नहीं है, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। ज्यादा कैलकुलेशन मत कराना यार मुझसे अभी, देखें छोटी मोटी होगी तो कर दूंगा। 75 फेयर वैल्यू है, 75 लेस कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ट्री 56। कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग ट्री थोड़ी लेंगे,
ये तो हमारी एक्सपेंस अलग से जाएगा, कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग, जो उसको हार्वेस्ट करने में जो खर्चा आ रहा है वो तो अलग से। मेजर किस पे करते हैं? मेजर करने पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल ले रहे हैं, उसकी हार्वेस्टिंग कॉस्ट को नहीं लेंगे बच्चा। हार्वेस्टिंग कॉस्ट इज नॉट सेलिंग कॉस्ट। ये आंसर हो जाएगा आई थिंक 75 लेस सेलिंग कॉस्ट हो तो क्या हार्वेस्टिंग नहीं आएगा। ठीक है, देख लेते हैं चलो जल्दी से। रुक जा भाई, अच्छा सही है, देखो ओहो खुशी, खुशी जिंदगी में। सी करेक्ट आंसर है सर का। Agriculture produce harvested from entity biological asset is measured at fair value less cost to sell at the point of harvest. At the point of harvest, in this case, the fair value of agriculture produce is 75 and the selling cost is 3. Similar to the concept of NRV in IS2. Okay, where did candidate goes wrong? Only half of the candidate answered this question correctly. आधे आधे, हाँ जी, हाफ हाफ हाफ। बहुत छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। हाफ ऑफ कैंडिडेट अगर इसमें फेल हो रहे हैं तो IS 41 का बेसिक समझ भी उनको नहीं है, बिल्कुल छोड़ के गए हैं। Most candidate who answered incorrectly selected B and incorrectly deducted cost of harvesting the tree. Cost of harvesting this expense would be instead be transferred to P&L. कहता है बाबू मेरे ये अदर एक्सपेंस, ये तो P&L में जाएगा कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग। समझ नहीं है बात को, समझोगे दोस्त? आगे क्या कहता है? At 31st March, timber company 500 bag of wood chip in inventory during the year. अच्छा ये तो इन्वेंट्री में आ गया। During the year, and the following overhead were incurred: fixed production overhead 180, variable production overhead 190. The selling cost were estimated 163,500 for unit produced. Timber company absorbed overhead on the basis of unit produced, which for the year end 31st March is 4,200 bags. This was equal to budgeted production. What are the total overhead that could be included in the cost of closing inventory at 31st March 2003? देखो ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये टेस्ट कर रहा है कि जो आपका IS2 है वो कहता है कि इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लोअर। अपन सबको मालूम है ये बात, बेसिक एफआर की है भी नहीं एफ की है। बट जब अपन कॉस्ट निकालते हैं बाबू, जब हम कॉस्ट निकालते हैं, मान लो मैं मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, कॉस्ट निकालता हूँ, तो कॉस्ट के 3 एलिमेंट है, मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड। मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड। मटेरियल मतलब जैसे चाय बना रहे हैं तो चाय पत्ती हो गई, दूध हो गई, ये सब मटेरियल हो गया। लेबर हो गई भाई बनाने वाली, कोई पिलाने वाली होगी तो उसकी मेहनत है, वो टाइम लगा रही है, मम्मी लगा रही है या घर वाली लगा रही है या बाहर वाली लगा रही है, जो भी लगा रही है बच्चा, उसका लेबर है। और तीसरा ओवरहेड होता है, जैसे और भी साइड के खर्चे हैं भाई, आपके गैस पानी के खर्चे हैं, सामान है, इनडायरेक्ट मटेरियल है, लेबर है, ओवरहेड है, रेंट है, इलेक्ट्रिसिटी है, बिजली पानी के खर्चे, जो मटेरियल लेबर नहीं है उसके अलावा जो भी खर्चे। तो मटेरियल को आप चार्ज कर दोगे, लेबर को आप चार्ज कर दोगे, इन्वेंट्री को मतलब ओवरहेड को कैसे चार्ज करोगे, इन्वेंट्री के ओवरहेड को कैसे चार्ज करोगे? देखना कंसेप्ट समझना, क्योंकि ओवरहेड जनरली टाइम की कॉस्ट है, यूनिट की कॉस्ट नहीं है। मतलब वो जनरली यूनिट पे नहीं वेरी करती। जैसे रेंट है, अगर अपन मान लो समोसा बना रहे हैं और रेंट पे कर रहे हैं महीने का, चाहे मैं समोसा 10 बनाऊं 5 बनाऊं, रेंट तो फिक्स जाएगा। तो हम एक बजटेड कैपेसिटी, एक बजटेड प्रोडक्शन, एक बजटेड यूनिट, एक स्टैंडर्ड प्रोडक्शन, एक स्टैंडर्ड यूनिट के बेसिस पे ओवरहेड को जनरली एलोकेट करते हैं। देखो ये बड़ा अच्छा कंसेप्ट है। कहता है टिम्बर कंपनी के 500 बैग है वुड चिप ऑफ इन्वेंट्री में और सेलिंग कॉस्ट उसकी 16350 की है। आपको ना यहाँ पे देखो कहता है व्हाट आर द टोटल ओवरहेड दैट शुड बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री। इन्वेंट्री पे कितने ओवरहेड आने चाहिए, समझाता हूं मैं ये बात। कहता है द करेक्ट आंसर इज 45,000 as actual production were equal to budgeted production. Fixed overhead do not need to be restricted. Actual production is equal to budgeted production. Fixed overhead do not need to be restricted. क्या कहता है total absorption of overhead in closing inventory 500 divided by 4200 bags into 3 total production overhead 45,000. The question specifically asked for overhead cost to be included in the cost of, therefore comparison of NRV was not required. There was an equal split of kind who selected 45,000 or incorrectly 378,000. The total overhead needed to be apportioned to the 500 unit in closing inventory. Some candidate calculated the correct amount, ignored the required rounding and incorrectly entered 45,000 rather than 45. क्या कह रहा है?
मैंने फास्ट फास्ट रीड कर लिया, अब कर लेना इसको आराम आराम से पे रीड। भाई बच्चे गलती कर दिया, टोटल ओवरहेड ही सिलेक्ट कर दिया मेरे दोस्त, समझो बात को। आपके टोटल ओवरहेड कितने हैं? 378। और ये 378 378,000 टोटल ओवरहेड है जो इन्वेंट्री पे चार्ज करोगे, दोनों करोगे, फिक्स भी करोगे वेरिएबल भी करोगे, फर्क नहीं पड़ता। सेलिंग कॉस्ट से कोई मतलब नहीं है, एनआरवी निकाल नहीं रहे। टिम्बर एब्जॉर्ब ओवरहेड ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, कहता है जितनी यूनिट बनाएंगे उतने पे अपन एब्जॉर्ब करेंगे। फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 4200 बैग व्हिच वाज इक्वल टू बजटेड प्रोडक्शन। भाई हमारी एक्चुअल और बजटेड सेम है, तो हम स्टैंडर्ड पे लेते हैं तो 4200 ही स्टैंडर्ड मान लेंगे, तो एक्चुअल और बजटेड सेम है, 4200 पे इसको डालेंगे तो एक यूनिट पे कितना। भाई मैं कह रहा हूँ मेरी 60,000 की रेंट है और मैं एस्टिमेट कर रहा हूँ कि मैं 10,000 समोसे बनाऊंगा, तो एक यूनिट पे कितना, 60,000 की रेंट है, 10,000 समोसे बनाऊंगा तो एक यूनिट पे कितने रुपए चार्ज करूंगा, 6 रुपए। भाई मेरे ओवरहेड कितने होंगे, 6 रुपए का एक समोसे के अंदर मटेरियल होगा, लेबर होगा, बट 6 रुपए रेंट का भी रिकवर कर रहा हूँ। वैसे 378 पे 4200 बैग्स बनाए हैं टोटल, तो एक बैग पे कितना, और मुझे कितने बैग पे बताना है, क्लोजिंग इन्वेंट्री पे बताना था सिर्फ, तो इंटू 500 बैग पे कितना, यूनिटरी मेथड 45,000। बच्चा सिलेक्ट करके आता है एग्जाम में पूरा का पूरा 378, बिल्कुल ठीक है 378,000, बट वो 4200 पे होगा, और 4200 नहीं पूछा है आपसे, क्या पूछा है, व्हाट आर द टोटल ओवरहेड कॉस्ट शुड बी इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग इन्वेंटरी, सिर्फ क्लोजिंग इन्वेंटरी में पूछा है। अरे ओवरहेड है, स्टैंडर्ड और एक्चुअल सेम है, यहां तो वो तो कंफ्यूजन ही नहीं है कि स्टैंडर्ड पे लेंगे एक्चुअल पे लेंगे, कंफ्यूजन ही हटा दी, कहता है स्टैंडर्ड और एक्चुअल आर सेम। आपने 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 60,000 का फिक्स कॉस्ट बियर किया, 60,000 का फिक्स कॉस्ट बियर किया, और 60,000 का फिक्स कॉस्ट पे प्रोडक्शन यूनिट समोसे हैं आपके पास 10,000, तो 60,000 की रेंट और 10,000 समोसे, तो एक यूनिट पे 6 रुपए हो गए। आपकी 500 समोसे बचे, तो 500 पे कितने हो गए, 500 इंटू 6। आती है बात समझ सर की? अगेन इन्वेंट्री का क्वेश्चन, अब यहां क्या खता हो गई बच्चों से। इंडिकेट द रेलेवेंट बॉक्स टेबल ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। आईएस टू इन्वेंट्री स्टेट द फॉलोइंग कॉस्ट फार्मूला कैन बी कैलकुलेट यूजिंग इन्वेंट्री। हाँ फीफो अलाउ करता है वो। ये क्या पूछ रहा है, सच में ये बात पूछ रहा है कि क्या अलाउड है क्या नॉट अलाउड है, और इसमें भी बच्चे फंस गए। फीफो तो अलाउड है भाई, फीफो लीफो भी अलाउड है क्या, लीफो नॉट अलाउड है, वेटेड एवरेज अलाउड है, ये क्या था है? रियल में इसमें क्या गलती करी है तो मैं भी जानना चाहता हूं। Most candidate answered this question correctly. हाँ, for those that didn't, all three methods were incorrectly selected. ओहो, तो कुछ बच्चे को यही नहीं पता पूरा एफआर करने के बाद कि इन्वेंट्री की इवैल्यूएशन लीफो से नहीं हो सकती, लास्ट इन फर्स्ट आउट नहीं चलेगा। तो दोस्त मेरे इस चीज पे ध्यान दो, ऐसी गलतियां मत करो। ये गलतियां तो तभी हो सकती हैं जब आप चाह रहे हो कि आ बैल मुझे मार, भाई चाहते हो कि नहीं, बस जिंदगी में मकसद और भी बड़े बड़े हैं। ये पेपर वेपर क्या है, एक कागज मेरे को डिफाइन नहीं कर सकता, ऐसी कोई सोच लेके जा रहे हो एग्जाम में तो बात अलग है भाई, फिर कौन रोक सकता है, जाने वाले को रोक कौन सकता है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, 31 मार्च टिम्बर कंपनी का टिम्बर दैट हैज बीन प्रोसेस्ड एंड विल सोल्ड टू बिल्डिंग मर्चेंट ईयर एंड 31 मार्च 2014, ठीक है। For the preparation of financial statement for the year end, it was decided to change inventory valuation method from cost formula A to cost formula B. Okay. A से B में जा रहे हैं, ये क्या है, ये मतलब ये कौन से एरिया का क्वेश्चन है। ये क्या चेंज कर रहे हैं, चेंज द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन मेथड चेंज कर रहे हैं। तो चेंज हमारा डील करता है IFRS 8, सॉरी IS 8, और वो कहता है चेंज तीन तरीके के हो सकते हैं, अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज,
दूसरा चेंज हो सकता है एस्टिमेट का चेंज, और तीसरी बात करता है फ्रॉड एंड एरर की। अगर अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज है तो अलाउड ही नहीं होता, बट अगर चेंज किया है अकाउंटिंग पॉलिसी का तो उसका एडजस्टमेंट रेट्रोस्पेक्टिव होता है, पास्ट में भी और फ्यूचर में भी। रिवाइज करा दे रहा हूँ शॉर्ट में। दूसरा हमारा एस्टिमेट का चेंज होता है। एस्टिमेट का चेंज को कहता है कि सिर्फ फ्यूचर में प्रोस्पेक्टिव चेंज करो। एस्टिमेट यानी आपका प्रोविजन का एस्टिमेट चेंज हो गया, मतलब जज्बात बदल गए। आप पहले WDV मेथड का यूज करते थे, अब SLM यूज करते हो। और तीसरा है फ्रॉड एंड एरर, कोई फ्रॉड एंड एरर डिस्कवर किया क्योंकि वो पास्ट को भी इंपैक्ट कर रहा है, तो रेट्रोस्पेक्टिव कहता है वो वहां पे। तो यहाँ पे बात समझ नहीं आई कि क्या पूछना क्या चाहता है। इन्वेंट्री वैल्यूएशन कौन सी चीज का चेंज है? व्हाट इज द इंपैक्ट ऑफ कॉस्ट फॉर सेल करंट ईयर एंड 31 मार्च ड्यू टू द चेंज इन द इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड में आपने चेंज कर दिया ए से बी में। कहानी है ए से बी में। भाई बदलाव है, जिंदगी का सच है, बदलाव बदलते रहते हैं, सब लोग बदल जाते हैं। आज कुछ कल कुछ और, आज हम कल कोई और, तो बदलती रहती है दुनिया। डिफरेंस बी लेस ए, डिफरेंस बी लेस ए आपको दिया हुआ है। व्हाट इज द इंपैक्ट ऑन कॉस्ट ऑफ सेल करंट ईयर एंड 31 मार्च ड्यू टू चेंज इन इन्वेंट्री वैल्यूएशन मेथड। देखना, कैलकुलेशन देख लेते हैं इसकी जल्दी से। द करेक्ट आंसर कितना बोला है? बी। अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी इज अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली। अच्छा, पहली बात, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज करना इज अ चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी और नॉट? भाई क्वेश्चन ने करिए तो हम मानेंगे अलाउड है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ने अलाउड किया हुआ है। मान लो मैं फीफो मेथड यूज करता था वैल्यूएशन का, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, अब मैं फीफो से जा रहा हूं एवरेज कॉस्ट मेथड पे, एवीसीओ पे, क्या मैं कर सकता हूं? बिल्कुल अलाउड है। अगर वो बेटर प्रेजेंटेशन दे रहा है, अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है, तो अपन कर सकते हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग। बट क्या वो एस्टिमेट का चेंज है? नहीं बेटा, याद रखना, रिवैल्यूएशन मॉडल से कॉस्ट मॉडल पे जाना, इन्वेंट्री की वैल्यूएशन चेंज करना, या कोई प्रेजेंटेशन, मान लो इंटरेस्ट को कैपिटलाइज करना, पहले आप पीएनएल में डालते थे, अब आप कैपिटलाइज कर रहे हो। ऑल दीज चेंज आर द अकाउंटिंग पॉलिसी। अकाउंटिंग पॉलिसी यानी आप प्रिंसिपल्स में चेंज कर रहे हो। अकाउंटिंग के जो फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं, वैल्यूएशन, प्रेजेंटेशन, मेजरमेंट, अगर इन सब में आप चेंज कर रहे हो तब हम अकाउंटिंग पॉलिसी का चेंज बोलते हैं। एस्टिमेट तो सब्जेक्ट टू एस्टिमेट, मतलब आपका एस्टिमेट चेंज हो गया है, आपका जो सोच थी वो बदल गई। आपने सोचा कि मेरे एसेट की लाइफ होगी 10 साल, अब आपको जो आपकी सब्जेक्टिव चीजें हैं वो बदल जाए। पहले ही वो सब्जेक्टिव थी, पहले ही आपको लग रहा था कि यार मेरे को इसकी लाइफ, मान लो ये कैमरा है, मैं कैमरे की लाइफ सोच रहा हूँ यार कैमरा चलेगा मेरा 5 साल, और बाद में मुझे पता लगता है यार ये 2 साल ही चलेगा। मेरा लैपटॉप का लाइफ मैंने कुछ एस्टिमेट किया, रेजिडुअल वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, तो वो सब एस्टिमेट का चेंज है। दिस इज नॉट एन एस्टिमेट चेंज, इट्स अ रेट्रोस्पेक्टिव, मतलब पास्ट का भी इंपैक्ट देखना पड़ेगा यहाँ पे। An accounting policy is applied retrospectively. Timber company must adjust the prior year balance as if new accounting policy has always been applied. मतलब जैसे कि वो हमेशा से थी। अच्छा क्वेश्चन है ये, IS 8 पे, छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे। ओपनिंग इन्वेंट्री अंडर करंट फॉर्मूला कहता है कितनी है? 16770। रीस्टेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री कितना है? 16440। तो भाई आपकी ओपनिंग इन्वेंट्री कम हो रही है तो कॉस्ट ऑफ सेल गिरेगी ना। मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री, कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? ओपनिंग प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग। मेरी ओपनिंग इन्वेंट्री गिरेगी तो कॉस्ट ऑफ सेल भी गिरेगी। तो ओपनिंग इन्वेंट्री, मेरी रीस्टेटेड ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है? 164,100, और पहले कितनी थी? 167,700। तो 3600 से मेरा बेटा मेरी इन्वेंट्री गिर गई। सर बिल्कुल गिर गई, कॉस्ट ऑफ सेल गिर गई। फिर क्या कहता है? क्लोजिंग इन्वेंट्री। क्लोजिंग इन्वेंट्री अंडर करंट फॉर्मूला कितनी है? 1844। और अब कितनी हो गई? अच्छा, क्लोजिंग इन्वेंट्री का गिरने का उल्टा इंपैक्ट होगा, क्योंकि क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस होती है और कॉस्ट में से कोई चीज कम माइनस होगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, तो अल्टीमेटली कॉस्ट यहां से बढ़ेगी। तो नेट इंपैक्ट कितना आएगा? नेट डिक्रीज इन करंट ईयर कॉस्ट ऑफ सेल। बहुत आसान क्वेश्चन था वैसे। अरे जिसको ये बात समझ आती है ना कि ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक कॉस्ट ऑफ सेल होता है, वो इस क्वेश्चन को कर सकता है, इवन दो उसे IS 8 नहीं आता। कॉमन सेंस से कि मुझे अगर इंपैक्ट डालना हो तो मैं क्या डालूंगा। वही ओपनिंग इन्वेंट्री की वैल्यूएशन क्या हो रही है? बढ़, अंडर वैल्यू, मतलब आपकी वैल्यू इसकी बढ़ रही है या घट रही है? तो क्या कहता है लॉग? घटेगी। तो जैसे ही ये घटेगी तो आपकी कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इंपैक्ट आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल भी घटेगी, डिक्रीज। क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन भी घट रही है, और ये घटेगा तो क्या होगा? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ेगा। ये चीज आपको ध्यान, ठीक है मेरे दोस्त? कर लोगे इतना मैनेज? हो गया क्या सेक्शन बी का धमाल? ओहो, सेक्शन बी में भी अपन ने धमाल कर दिया। अब देखते हैं, लास्टली समझते हैं सेक्शन सी को। तो बच्चा
देखो मैं अगर आपको एनालिसिस दूं इस नई एग्जामिनर रिपोर्ट की, अभी तक मैंने जो आपके साथ देखा सेक्शन ए और बी को लेके, तो दो ऑब्जर्वेशन मैं आपको दे सकता हूं इस सेक्शन ए और बी को लेके। पहली ऑब्जर्वेशन अपने साथ ये लेके जाना कि छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, चाहे इन्वेंट्री है, चाहे एग्रीकल्चर है, चाहे IS 8 है, छोटे छोटे, देखो बड़े भी पूछे हैं, लीज भी पूछा है, कंसोलिडेशन भी पूछा है, बट छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन बी में टेस्ट करना मतलब इन डेप्थ में, ये तो कुछ क्वेश्चन उसने दिखाए हैं, बाकी भी पूछे होंगे इनसे। तो सेक्शन बी में अगर छोटे छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एक इन्वेंट्री को वो 10 मार्क्स के लिए टेस्ट कर सकता है, एग्रीकल्चर को IS 41 को 10 मार्क्स के लिए टेस्ट कर सकता है, तो आपके लिए छोटे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी उतने ही इंपॉर्टेंट है जितने बड़े अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है। तो वही है कि कहते हैं ना जिंदगी में कोई छोटा बड़ा नहीं होता, सबकी रिस्पेक्ट करो। तो यहाँ भी मैं वही कहूंगा, कोई चैप्टर की वेटेज को कम ज्यादा मत समझो, कोई वेटेज ACCA में डिफाइन नहीं है, सबको डिटेल में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है ना कि बच्चे रिवीजन नहीं कर रहे हैं एग्जाम टाइम में ना। देखो मोस्टली जो एरर है ना ये रिविजनरी एरर है। आप एग्जाम टाइम में पूरा सिलेबस रिवाइज करके नहीं जा रहे हो। वहीं से पहले पॉइंट से ये लिंक होता है कि अगर आपने पढ़ा भी है और रिवाइज नहीं किया तो फिर भी आपने प्रायोरिटी किसको सेट करी, इंपॉर्टेंट चैप्टर को। नहीं, रिवाइज भी सब कुछ करके जाना है। सिर्फ पढ़ा हो कि यार ऑप्शनल एग्जाम्पशंस क्या होती हैं, ऑप्शनल एग्जाम्पशन मस्ट और मे की गलती नहीं होगी। बाकी क्वेश्चन रीडिंग तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर वो नहीं कर पा रहे हो तो फिर तो वैसे नहीं होगा पेपर, यहीं पे गलती नहीं होगी, फिर तो सभी में गलतियां होंगी। वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, ऐसी गलतियों की तो बात ही नहीं कर रहा जो गलतियां एग्जामिनर भी नहीं पकड़ रहा है। एग्जामिनर ने भी नहीं कहा अभी तक, एग्जामिनर में भी दो ही बातें कही कि सम स्टूडेंट्स आर गेसिंग, गेस कर रहे हैं, उन्हें दे हैव नो नॉलेज ऑफ सर्टेन एरियाज एंड अदर स्टूडेंट्स आर lacking to apply the knowledge because they do not remember that what is the correct provision, must और may। तो ध्यान रखो वो दो गलतियां आपको नहीं करनी। अब फाइनल फाइट, एक लास्ट फाइट सेक्शन सी के साथ। सेक्शन सी आपका 20 मार्क्स के दो क्वेश्चन आते हैं जनरली, रेशो, कंसोलिडेशन, सिंगल एंटिटी से क्वेश्चन रहता है। ये 3 एरिया से सेक्शन सी फाइट होता है, रेशो, सिंगल एंटिटी या कंसोलिडेशन। तो बल्ले बल्ले एरिया है, तीनों ही मस्त मस्त एरिया है। बहुत कंटेंट ऑलरेडी मैंने डाल रखा है तीनों एरिया पे, प्री मॉक और बहुत सारी चीजें हैं, तो देख लो, मस्त कर लो, और खुद से प्रैक्टिस जितना करोगे उतना बेहतरीन होते जाओगे इसमें। सर क्या है, तो इसमें ये सेक्शन सी में अपन पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, अपन मोटी मोटी कमियां जानेंगे और इसको ओवर करेंगे। बहुत ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, प्रैक्टिस आप करना बाद में और मैं भी आपको कराते रहूंगा। तो अभी के लिए बस अपन कमियां समझेंगे। तो क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, द कैलकुलेट द यूजिंग प्री फॉर्मेटेड प्रोवाइडेड द एक्सक्लूडिंग गियरिंग रेशो। अच्छा, रेशो पे इक्विवेलेंट फॉर द लॉन्ग टर्म ईयर। यहाँ पे क्या गलती हो गई, रेशो कैलकुलेशन में आपको जीपी मार्जिन दिया है, ओपी मार्जिन, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट कराया है, रेवेन्यू, गियरिंग, इन्वेंट्री, टर्नओवर, ट्रेड पेबल, करंट रेशो। तो मुझे लग नहीं रहा यहाँ पे कोई गलती है, बट एग्जामिनर ने बता दिया क्या क्या कॉमन एरर है। कैलकुलेशन में तो कोई गलती होनी नहीं चाहिए। इन कैलकुलेशन ऑफ एरर कॉमन एरर, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको रेलेवेंट एरिया ही अलग से दे देता है। कॉमन एरर क्या, अप्लाइंग रॉन्ग मेजर ऑफ प्रॉफिट इन द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन एंड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, uncertainty as to what to include in capital employed, incorrectly using revenue rather than cost of sale in calculation of inventory turnover period and the trade payable payment period, incorrectly using revenue rather than cost of sale in calculation of inventory turnover period and trade payable payment period। ये क्या मजाक है भाई, एग्जाम से एक दिन पहले फॉर्मूला भी नहीं पढ़ के जा रहे हो। पास होने का कोई इरादा है या गमे जिंदगी में कम बहुत है सर। अब ये दुनिया, ये महफिल कुछ अच्छी नहीं लगती। अरे मेरे दोस्त, क्या वीडियो देखोगे ये, जब यही तुम्हें मालूम नहीं कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड में कौन सा प्रॉफिट जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में कौन सा प्रॉफिट जाएगा, वहां पे पीबीआईटी जाएगा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी नहीं आती। क्या है भाई कैपिटल एम्प्लॉयड, मुझे याद है, देखो मैं तो एग्जाम भी नहीं दिया इतने टाइम से, बहुत पहले एग्जाम दिए थे, फिर कैसे याद है मुझे। क्या है कैपिटल एम्प्लॉयड, असेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी, और कैपिटल में से लाइबिलिटी हटा देंगे तो आ जाएगी शायद। भाई टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी हटाएंगे, टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी हटाएंगे, या इक्विटी या डेट को प्लस कर देंगे। अभी तो सब आंसर कर दोगे सर, पर देख लो ये एग्जामिनर कह रहा है यार, शर्म है हमारे लिए, कैसी ऐसी बातें उसे बोलनी पड़ रही है। दोनों की बेइज्जती है, आपकी भी और मेरी भी। इनकरेक्टली यूजिंग रेवेन्यू, अरे पेबल पेमेंट पीरियड में कैसे रेवेन्यू भाई, रिसीवेबल में रेवेन्यू यूज करना, रिसीवेबल टर्नओवर में यूज करना, इन्वेंट्री टर्नओवर और पेबल पेमेंट पीरियड में भी रेवेन्यू यूज करोगे, हर जगह रेवेन्यू को यूज करोगे। इतना पैसे से प्यार,
फिर करो मेहनत, पैसा चाहिए तो पैसा चाहिए भी, मेहनत भी नहीं करनी। सर आज बहुत डांट रहे हो एग्जामिनर डांट रहा है भाई, उसके साथ मैं भी डांट रहा हूँ, दोनों मिलकर डांट रहे हैं तुम्हें। कन्वर्टेबल लोन नोट्स, ये क्या कर दिया देखें, इसकी क्या कहानी। मोस्ट कैंडिडेट बट नॉट ऑल अटेम्प्टेड। अच्छा एक बार बताओ, कन्वर्टेबल लोन नोट्स का पता है ना आपको, IFRS 9 फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट क्या कहता है, कन्वर्टेबल लोन नोट्स को आपको लाइबिलिटी और इक्विटी सेगमेंट में क्या करना होता है, स्प्लिट करना होता है। जल्दी जल्दी बताऊँ तो लाइबिलिटी सेगमेंट कैसे निकलता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश फ्लो, जो हमारे हमें फिक्स्ड कैश फ्लो जो फ्यूचर में देने ही देने हैं, अगर वो कन्वर्जन नहीं करता है तो क्या क्या पैसा देना पड़ेगा, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। आज उसने जो पैसा दिया उसमें से माइनस करते हैं तो इक्विटी कंपोनेंट आ जाता है, लाइबिलिटी कंपोनेंट और इक्विटी कंपोनेंट। ठीक है, रिवाइज कर लिया छोटा सा जल्दी से। Most candidate but not all attempted this requirement and understood the need to split the proceed of the issue equity and liability। अब भाई ये तो करा ही होगा, लग लग के कराते हैं टीचर बच्चों को, तो इक्विटी लाइबिलिटी कंपोनेंट तो पता था। देखो ऐसी चीजें पता है, मोस्ट कैंडिडेट वही बच्चा ये पता है उसे कि इक्विटी लाइबिलिटी सेग्री, देख रहे हो कॉमेडी देख रहे हो, पैरिटी देख रहे हो, वो ऊपर गलती कर रहा है कि उसे ये नहीं पता कि भाई फीफो और लीफो क्या है, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे वो ऐसे हाईवी हाईवी कंसेप्ट संधि विच्छेद कर रहा है। द कैलकुलेशन ऑफ लाइबिलिटी एलिमेंट वाज वेल परफॉर्म्ड इन मोस्ट केस, वेल परफॉर्म्ड, एग्जाम में तारीफ कर रहा है इस बात की। और अप्लाइंग दिस टू प्रिपरेशन ऑफ करेक्ट जर्नल एंट्री वाज पोरली। जहां बेसिक्स आ जाते हैं ना वहां मात खा जाते हो, रट्टा लगा लिया, प्रेजेंट वैल्यू निकाल ली, जैसे जनरल एंट्री में अप्लाई करना है, अरे अब्बा डब्बा चब्बा सर, क्या करोगे बिना बेस के आगे भागते भागते हैं। जीत भी गए तो ऐसी जीत कैसी, क्या मजा ऐसे पास होने में जिसमें कुछ गेन ही ना हो। तो ध्यान से समझो यहाँ पे बच्चों ने क्या गलती करी। इट वॉज नोटेड दैट मोस्ट कैंडिडेट डिड नॉट रीड द इन्फॉर्मेशन विच स्टेटेड प्रोसीड हैड ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड टू अदर रिजर्व। सारा का सारा पैसा इन्होंने अदर रिजर्व में डाल दिया। मेरे भाई जब तुम सारा का सारा पैसा अदर रिजर्व में डाल दोगे तो गलत है, सारा का सारा पैसा अदर रिजर्व में जाना नहीं चाहिए था, क्योंकि कुछ लाइबिलिटी में जाएगा। तुम्हें जितना भी पैसा मिला क्या सारा तुम डाल सकते हो अदर रिजर्व में, नहीं, करेक्शन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे बच्चों ने करेक्शन नहीं किया होगा, ये तो गलती हुई होगी। अरे देखो पैसा आया, देखो हुआ क्या, मैं बता देता हूँ आपको समराइज करके। इन्होंने बोला प्रोसीड आई 10 लाख रुपए की, अपन को क्या करना था, 8 लाख की मान लो लाइबिलिटी बोलनी थी, 2 लाख की इक्विटी फॉर एग्जांपल, 8 और 2 की, तो इन्होंने 10 के 10 इक्विटी दिखा दी। आपको क्या करना पड़ेगा, 10 को अदर रिजर्व को 8 लाख से डेबिट करना पड़ेगा और क्रेडिट क्या करना पड़ेगा, लाइबिलिटी डेट। और जब आप ये एंट्री करते होगे तो आपके रेशो पे भी इंपैक्ट आएगा, गेयरिंग रेशो पे इंपैक्ट आएगा, आपकी डेट बढ़ जाएगी, इक्विटी गिर जाएगी, डेट बढ़ जाएगी, इक्विटी गिर जाएगी, इक्विटी 8 लाख से गिर जाएगी, डेट 8 लाख से बढ़ जाएगी। तो बच्चों ने ये नहीं किया, बच्चों ने क्या किया है कि इट इज नॉट रिकॉर्डेड, उन्होंने ऐसे एज्यूम किया कि रिकॉर्ड नहीं कर रखा, डेट कंपोनेंट को डेट में जाके ऐड कर दिया, इक्विटी कंपोनेंट को इक्विटी में ऐड कर दिया। मेरे भाई वो ये नहीं कह रहा कि उसने प्रोसीड रिकॉर्ड नहीं किया, उसने प्रोसीड को रिकॉर्ड किया एज एन इक्विटी, जो कि नॉर्मली लोग करते। तुम शेयर तुम इशू करोगे, तुमने इसको कन्वर्टेबल मान के इक्विटी में दिखा दिया, रिजर्व में दिखा दिया, डेबिट कैश क्रेडिट रिजर्व, तो ये मानते हुए कि शेयर देंगे। बट रियलिटी ये है कि कुछ पार्ट ही रिजर्व में जाना था, बाकी पार्ट डेट बनना था, तो डेबिट कर दोगे रिजर्व को, जो गलत डाल दिया, करेक्शन रेक्टिफिकेशन टेस्ट किया है। अब रेक्टिफिकेशन तो भाई अगेन देखो छोटे छोटे एरिया, एफए के एरिया टेस्ट कर रहा है, रिजर्व टू डेट। तो this was poorly performed, many candidates omitted the calculation entirely. Two common error were those candidates who did not attempt the calculation were that the incorrect gearing ratio was used despite question clearly stating that gearing was expressed as debt to equity। हाँ अब देखो ये तो गलती करोगे ना, हमेशा गलत के साथ ही क्यों जाते हो, दो ऑप्शन है तो दो, डेट बाय इक्विटी एक डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी है, क्वेश्चन क्लियरली कह रहा है डेट बाय इक्विटी यूज करना। देखो ये गलती ना वही कर सकता है जो क्वेश्चन बना के बिल्कुल ही नहीं गया है। भाई आप लड़ाई करने गए हो, जंग लड़ने गए हो और आपको बंदूक चलानी आती नहीं, क्यों गए हो, इससे बढ़िया तो घर में बैठ जाओ। इतना क्या मरने का शौक है, जीने की कोशिश में जियो यार, जिंदगी में और भी खुशियां बहुत है, कुछ और करो यार, फिर मजे करो जिंदगी में। जब तुम यही नहीं देख रहे हो कि डेट इक्विटी लिखा है और अब तुम लिख निकाल रहे हो डेट बाय डेट इक्विटी, कैसे लिख रहा है एग्जामिनर। देयर वाज आइदर नो एडजस्टमेंट टू डेट और इक्विटी फॉर द कन्वर्टेबल लोन नोट्स और द रॉन्ग साइनेज वाज यूज्ड। उसका डेट इक्विटी का ये वाला एडजस्टमेंट नहीं किया बच्चों ने, और रॉन्ग साइनेज मतलब इंक्रीज डिक्रीज की भी रॉन्ग साइन को समझा। तो ये बच्चा चलो करेंगे वर्क बच्चे, तभी समझेंगे। एनालिसिस तो बच्चों आपकी एनालिटिकल पार्ट, जितना भी हमारा एनालिटिकल पार्ट है ना इसमें, वो ध्यान रखना कि एनालिटिकल पार्ट को
आपको एनालिसिस को बड़ा ध्यान से पढ़ा करो। ये वाला पार्ट सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां सबसे ज्यादा बच्चे ब्लंडर करते हैं। पूरी एग्जामिनर रिपोर्ट में एनालिटिकल पार्ट को पढ़ा करो, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ये सेल्फ रीड वर्क है जो जरूर क्वेश्चन अपन खूब सॉल्व करते हैं एनालिसिस के, बट उससे कोई फायदा नहीं होता जब तक आप खुद नहीं करते हो। रीडर्स आर द लीडर्स, और रीड करना ही आपको पहुंचाएगा जहां पहुंचाना, तभी लिख पाओगे जब अच्छा सोच पाओगे। द परफॉर्मेंस इन इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कंटिन्यूज टू बी पुअर। अरे भाई रुक तो जाओ एग्जामिनर साहब, ऐसी भी क्या हमारे बच्चों ने खता कर दी, हम डांट तो रहे हैं। द परफॉर्मेंस इन इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन कंटिन्यूज टू बी पुअर। एक नहीं, लगातार गलतियां हो रही है, लगातार हर रोज। तो क्या है, कहता है द मेन कंसर्न स्टूडेंट प्रोवाइड जेनरिक आंसर, फेल टू मेक गुड यूज ऑफ इंफॉर्मेशन इन द सिनेरियो, नो मार्क्स विल बी अवॉर्डेड फॉर स्टेटिंग constituent parts of a ratio calculation, what ratio means in general terms, nor will be marks will be awarded for stating a ratio has increased or decreased. Instead, a good answer will reflect the key information from the scenario and how it may be impact. अरे सिंपल सी बात है, आपने रेशियो लिखा, ऊपर कैलकुलेट करी, नीचे वही बात दोबारा लिख दी, इंक्रीज और डिक्रीज। उसे नहीं दिख रहा क्या? तुम्हारे एग्जामिनर को नहीं दिख रहा क्या इंक्रीज डिक्रीज? उसे तो एनालिसिस चाहिए, उसे तो रीजनिंग चाहिए, जस्टिफिकेशन चाहिए, वाई चाहिए, सिनेरियो से लिंकेज चाहिए। कितनी बार बताया? फॉर एग्जाम्पल, ओपनिंग पैराग्राफ ऑफ द क्वेश्चन, आइडेंटिफाई लॉन्गनेट कंपनी एज द लार्जेस्ट सुपरमार्केट चेन इन इट्स कंट्री। Largest supermarket chain. A candidate should therefore consider that it is likely to result in economies of scale and better negotiating power. हाँ भाई, जब तुम लार्जेस्ट इकोनॉमिक चेन हो तो तुम्हारे पास अच्छी इकोनॉमीज ऑफ स्केल होगी, मतलब सस्ता माल खरीद पाओगे, और बेटर नेगोशिएशन पावर होगी, तुम अच्छा नेगोशिएट कर पाओगे सबसे। तो जब व्हेन यू हैव अ नेगोशिएटिव पावर, दिस सपोर्ट लॉन्ग रेट कंपनी हायर जीपी मार्जिन। तो ऐसे करके एनालिसिस करनी है, रीजनिंग देनी है कि भाई उसका जीपी मार्जिन हाई है। बच्चे ने लिख दिया जीपी मार्जिन इज हाई, कंपनी इज परफॉर्मिंग गुड, वेरी गुड वेरी गुड। एग्जामिनर कहता है वेरी बैड वेरी बैड। अरे रीजन दो कि व्हाई जीपी मार्जिन इज हाई। It is obviously due to less cost of sale, but less cost of sale इसकी क्यों होगी? Maybe due to economies of scale because it's the largest supermarket chain, or may have a good bargaining power with the supplier, may getting items at a lower price. तो लिखना पड़ेगा ना बाबू, सोचना पड़ेगा ना। कई सारे एग्जाम्पल यहाँ पे दिए हुए हैं आपको इस बात को लेके, एक बार रीड करना है इन सब चीजों को। फाइनली आपका कैलकुलेशन का क्वेश्चन है, फिर प्रिपेयर स्टुपलेट ग्रुप कंसोलिडेटेड पीएनएल। पीएनएल का क्वेश्चन तो चलो बच्चे अच्छा परफॉर्म करते हैं ओवर द पीरियड जितना भी देखा गया है। बाकी एक बार देख लेते हैं कि यहाँ पे भी कोई मेन पॉइंट है क्या डिस्कशन का पीएनएल के क्वेश्चन में। पीएनएल की वर्किंग में रेवेन्यू है, कॉस्ट ऑफ सेल है, शेयर ऑफ एसोसिएट है, गेन ऑन रिवैल्यूएशन ऑन प्रॉपर्टी। ठीक है, ध्यान रखना इसको, पीएनएल में कैसे आपको एडजस्ट करना है एग्जामिनर ने दिया हुआ है, आपको एक्सेल का फोटो भी खींच के दिया हुआ है। द शेयर ऑफ प्रॉफिट एसोसिएट स्पेस वाज लेफ्ट फॉर दिस व्हेन सेटिंग अप द परफॉर्मा, बट कैंडिडेट कुड आल्सो ऐड दिस इन लेटर बाय इंसर्टिंग अ न्यू रो और लीविंग अ लाइन बिटवीन ईच प्रॉफिट लॉस। कहता है परफॉर्मा को बनाते वक्त शेयर ऑन एसोसिएट का ध्यान रखो, वो एग्जाम बच्चे बाद में भूले जा रहे हैं। एक सिंगल लाइन आइटम कितना आएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट के नीचे, शेयर इन एसोसिएट। कोई नहीं, ध्यान रखेंगे अपन इस बात को, ऐसी कोई गलती हम नहीं करेंगे। ठीक है, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल और ये नहीं निकालते हैं बच्चे, ये भी दिक्कत है। आपको दोनों प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिखाना होगा, इसके मार्क्स होते हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट एनसीआई और पेरेंट में कितना जाएगा, और कॉम्प्रिहेंसिव इनकम रिवैल्यूएशन गेन जो अभी पीछे पूछा था वो कितना जाएगा। Next candidate can deal with the information in note 1 to 6. Candidate can tackle these adjustment in order, but for the purpose of this report they will be dealt with numerical order. तो बाबू मेरे पहले तो कह रहा है फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट बना लो, फॉर्मेट में गलती नहीं होगी तो कहीं गलती नहीं होगी। तो बड़ा सिंपल सी बातें करी, जस्ट ओवर करने वाला हूं आपकी रिपोर्ट, बहुत ज्यादा टाइम और नहीं लूंगा आप बच्चों से। एक बार जल्दी से देख लो। देखो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट यहाँ पे दिया हुआ है, तो फेयर वैल्यू एडजस्टमेंट्स को डील करना अपन को आता है ना कि भाई जितनी भी एक्सेस वैल्यू है उसका अपन को क्या लगा देना है, अमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, एक्स्ट्रा जो भी है। अरे देखो इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर है, कोई मेजर एडजस्टमेंट नहीं है, इंट्रा ग्रुप ट्रांसफर है बच्चों। इंट्रा ग्रुप डिविडेंड में क्या गलती करते हो यार आप, इंट्रा ग्रुप डिविडेंड में कैंसिल उतना ही करना जितना तुम्हें मिला है। उसने 100 दिए तो तुम्हें 100 नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारी होल्डिंग 80% है तो तुम्हें 80 मिलेगा, ये भी गलती हो जाती है। तो बच्चे देख लो, मतलब आपको एक एक एडजस्टमेंट कैसे करके दिया है एकदम प्रॉपर्ली। एग्जामिनर, मैं एग्जामिनर की फाइल ही आपके सामने लेके आया हूं ताकि आप समझ सको कि एग्जामिनर ने कैसे आपको समझाया, इसको पढ़ा करो। एसोसिएट का शेयर बच्चे गलत निकालते हैं, एसोसिएट का शेयर में वो बोल रहा है आपसे कि बैलेंस शीट का इंपैक्ट दिखाना है, आप पीएनएल का इंपैक्ट दिखा रहे हो।
तो सारी चीजें गलत कर रहे हो, तो वहां पे आपको फिर मार्क्स कटेगा ही कटेगा। हार्डकोर इज देयरफॉर एन एसोसिएट एंड इक्विटी अकाउंटिंग विल अप्लाई। इक्विटी अकाउंटिंग लगानी है क्या, असेट कितने का लिया, कैरिंग वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस इंपेयरमेंट, तो ये सारी चीजों का बच्चों अपन को इसमें ध्यान रखना है। तो ध्यान रखो ये गलती अपन लोग नहीं करेंगे। अच्छा, तो ये बेसिक से आपकी पीएनएल का क्वेश्चन है। बहुत ज्यादा पीएनएल के क्वेश्चन को लेकर अपन को वरी तो करना ही नहीं है और परेशानी भी नहीं है। तो पीएनएल के ऑलरेडी मैंने कई क्वेश्चन सॉल्व कर रखे हैं, उन्हें देखो और पीएनएल को अपना स्ट्रांग करो। तो ये अपना बच्चा पीएनएल का एरिया, ये हमारी आपसे ओवरव्यू एग्जामिनर रिपोर्ट की डिटेल डिस्कशन आपसे मैंने मोटा मोटा डिस्कस किया। बट काम सिर्फ मेरा वीडियो देखने से खत्म नहीं होता, काम तब खत्म होगा जब आप इन वीक कंसेप्ट की प्रैक्टिस करोगे, इन एग्जामिनर रिपोर्ट को खुद भी बैठ के रीड करोगे। तो कैसे एक्सेस करना है, गूगल पे लिखो ACCA FR एग्जामिनर रिपोर्ट, पहला ही लिंक आएगा, ACCA की लेटेस्ट एग्जामिनर रिपोर्ट आपको मिल जाएगी और वहां से डाउनलोड करो जितनी करनी है और उनको पढ़ो और समझो और डिटेल में डिस्कस करो। कोई दिक्कत आती है तो मुझसे डिस्कस कर सकते हो। तो फिर आऊँगा कुछ और नई बातें लेके, कुछ और फलसफा लेके। आज के लिए आपके सर, आपके मेंटोर आपसे लेते हैं अलविदा, मिलेंगे फिर एक नए सेशन में। टेक केयर बच्चों, बाय बाय।